तभी उसे पेड़ में से एक आवाज आती है। राजू सोनू, हैरान मत हो, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक इच्छाधारी पेड़ हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ और जरूरतमंदों की मदद कर सकता हूँ। इच्छाधारी पेड़? ऐसा मैंने केवल कहानियों में सुना था, मगर आप सच में बोल रहे हैं? हाँ सोनू, और मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम दोनों की मदद करूं। तुम थक चुके हो, डरे हुए हो, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हम सच में आपके अंदर रह सकते हैं? शांत बिल्कुल राजू, मैं तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी जगह दूंगा जहां तुम आराम से सुरक्षित रह सकोगे, बाहर की दुनिया से छिपकर, आराम से। ठंडी हवा, मीठी खुशबू और सुकून, ये सब तुम्हें मेरे अंदर मिलेगा। राहत भरी सांस लेते हुए, आपने तो हमारी जान ही बचा ली। सच कहूं, मुझे अब फिर से जीने की उम्मीद मिल गई है। तभी गांव में बारिश और भी तेज हो जाती है और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा गांव थर्रा उठता है। तेज हवाओं के साथ पानी ऐसी बौछार बनकर गिरता है, चौपाल पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। अरे बेटा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान खुद हमारे गांव से नाराज हो गया। सच कह रहे हो चाचा, खेतों में तो पानी इतना भर गया है कि अब फसल बचने का कोई आसरा नहीं है। हमारे घरों में भी पानी घुस चुका है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो हम सबका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ कि अब हमें गांव में नहीं रहना चाहिए। ये जगह अब रहने लायक नहीं रही। क्या कह रहे हो चाचा? अगर हम गांव नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब कुछ यही है, घर, जमीन, मंदिर, लोग। देखो मोहन, बात समझने की कोशिश करो। इस समय हमारी जान की कीमत सबसे ज्यादा है। खेत, घर सब बाद में देखा जाएगा। अगर हम जिंदा रहे तो दोबारा मेहनत करके सब बना लेंगे, लेकिन अगर यहीं फंसे रह गए तो कुछ नहीं बचेगा। चाचा ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी अभी स्कूल की बिल्डिंग देखी है, छत गिर चुकी है, दीवारों में दरारें आ गई हैं, राशन की दुकान में पानी भर गया है, और वैसे भी मुखिया जी अब कुछ बांट नहीं रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब जो बचा है वो सिर्फ खास लोगों को मिलेगा। मुखिया जी को तो शर्म आनी चाहिए। जब जरूरत थी तब वो कहाँ है? बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा और वो आराम से अपने घर में बंद हैं। इसलिए तो कह रहा हूं बेटा, हमें अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मेरा मानना है कि अगर हम जंगल की ओर चले जाएं तो वहां कुछ ऊंची जमीन मिल जाएगी। वहां कम से कम बारिश का पानी नहीं भरेगा और पेड़ों की छांव भी होगी। कुछ दिन वहीं रहेंगे, जब बारिश थमेगी तो वापस लौट आएंगे। सभी गांव वाले जंगल की ओर जाने लगते हैं। जंगल में जाते ही उन्हें राजू का पेड़ वाला घर दिखता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी राजू बाहर आता है। अरे चाचा जी, मोहन, आप इस घने जंगल में और इस छोटे से पेड़ के नीचे क्या करने आवे? इतनी बारिश में यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। सब खैरियत तो है ना? राजू बेटा, हमें माफ कर देना, पर गांव जैसे तबाही की चपेट में आ गया है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। किसी की छत उड़ गई, किसी का घर बह गया। हमारे पास अपना कोई रास्ता बचा, ना कोई सहारा। बस यही सोचकर तुम्हारे पास चले आए कि शायद तुम इस पेड़ के नीचे हमें थोड़ी सी जगह दे दो। अरे चाचा जी, आप तो मेरे बड़े हैं। मेरी जगह पे आपका हक सबसे पहले है। मैं आपको जगह क्यों नहीं दूंगा? ये पेड़, ये छाँव, ये झोपड़ी, सब कुछ आपका ही तो है। आइए, अंदर आइए। जब तक मेरा दम है आप सब इस पेड़ के नीचे महफूज रहेंगे। राजू बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी ये झोपड़ी आज हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ सब कुछ है, छत है, दीवार है, बरसात से बचाव है। बस एक ही कमी है, खाने को कुछ भी नहीं है। सरपंच जी, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरा गांव खाली हो चुका है। हर दिशा से पानी गांव की ओर बढ़ रहा है। अब सिर्फ आप ही बचे हैं जो अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन क्यों खाली करूं मैं? मेरा घर अभी भी ठीक ठाक खड़ा है, कोई दरार नहीं, कोई नुकसान नहीं। गांव वालों के पास पक्के मकान नहीं थे, इसलिए वो डर कर भाग गए। लेकिन मेरे पास सब कुछ है, मजबूत दीवारें, भरा हुआ राशन और छत जो अब तक टिकी हुई है। मुखिया जी, बात सिर्फ दीवारों की नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। नदियां उफान पर हैं। अगर बाढ़ गांव में घुस आई या आपकी छत गिर गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शायद तुम ठीक कह रहे हो। कभी कभी इंसान अपने घर की दीवारों पर इतना भरोसा कर लेता है कि ऊपर वाले की चेतावनी भी उसे सुनाई नहीं देती। शायद ऊपर वाला मुझसे नाराज है, इसलिए ही तो पूरा गांव उजड़ गया और मैं अकेला यहाँ बचा रह गया। चलिए मुखिया जी, अब वक्त है अपनी जान बचाने का। आप रहेंगे तो फिर से गांव बच सकता है, लेकिन अगर आप ही कुछ हो गए तो इस गांव की उम्मीद भी साथ चली जाएगी। ठीक है बेटा, चलो छोड़ देता हूं मैं भी इस गांव को। लेकिन वादा करो, जब बारिश रुकेगी, जब सूरज फिर से निकलेगा, तो हम मिलकर इस गांव को फिर से बसाएंगे। एक एक ईंट जोड़कर एक एक सपना फिर से सजाएंगे। मुखिया सारा राशन बैलगाड़ी में रखकर जंगल की ओर चला जाता है।
उसे वहाँ पर राजू चाचा जी और मोहन सब मोहन चाचा जी, मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये जंगल सबका है, तुम भी हमारे जैसे इंसान हो। यहाँ रहने का तुम्हें भी पूरा हक है। चाचा जी, हम सब भूखे हैं, यहाँ खाने को कुछ नहीं है। बच्चे 3 दिन से एक दाना तक नहीं खा पाए। खाने की चिंता अब तुम मत करो राजू। देखो, मैं ये बैलगाड़ी में ढेर सारा राशन भरकर लाया हूँ। चावल, दाल, आटा, नमक, जो भी चाहिए सब है। इतना सारा राशन, लेकिन कैसे? सरकार से राशन आया था, लेकिन मैं तुमसे वो बात छुपा गया। मुझे डर था कि तुम वापस आ जाओगे तो सब बदल जाएगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम मुखिया जी, आपने इतना बड़ा धोखा किया, फिर भी मैं आपको दोष नहीं देता। शायद मेरी ही कोई कमी रही होगी। नहीं राजू, ऐसा मत कहो। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। अब ये जमीन सिर्फ मेरी नहीं, सबकी है। हम तुम्हें जरूर जगह देंगे। जब गांव के सभी लोग उस एक ठोकर खाए हुए इंसान को अकेला छोड़ देते हैं और वो मजबूरी में पेड़ पर रहने लगता है,